हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। देखिए, हम यहाँ पर देख रहे थे 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसका कि आज 11वां भाग है। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर के 330 तक के प्रश्नों को। ठीक है, देखिए ये जो हम श्रृंखला देखने वाले हैं, देखने जा रहे हैं, देख रहे हैं, ये अति महत्वपूर्ण साबित होगी आपकी यूपी-पीसीएस 2020 के लिए, आरओ एआरओ के लिए, बीईओ के एग्ज़ाम के लिए तथा यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए एवं अन्य भी जो भी परीक्षाएं आप देने वाले हैं उनके लिए। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत में ब्रिटिश काल का प्रारंभ कब माना जाता है? ठीक है, देखिए ब्रिटिश लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वो 1600 में हुई थी, 31 दिसंबर के दिन हुई थी। उसके बाद यहाँ व्यापारिक रूप में आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने राजाओं की नीतियों में, राज्यों की नीतियों में भाग लेना शुरू किया, हस्तक्षेप करना शुरू किया, फिर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा दिया, कोठी बनाए, बहुत कुछ करते रहे। तो यहाँ उनका काल कब से माना जाता है? देखिए, जो प्लासी का युद्ध वर्ष 1600 में तो कंपनी का गठन हुआ था, बक्सर के युद्ध से या फिर पानीपत के तृतीय युद्ध से। देखिए वैसे पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अभी एक मूवी भी आई है पानीपत, शायद उसका नाम होगा। और ये है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। ठीक है, तो ये है ए ऑप्शन आपका राइट है। प्लासी के युद्ध के बाद ये माना जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजी लोगों ने अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उनकी शक्ति वास्तविक रूप में कब से निखर के आती है सामने? तो अर्थात उनकी शक्ति का वास्तविक विस्तार कब प्रारंभ होता है? बक्सर के युद्ध के बाद से। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल चर्चा आगे करेंगे। दोनों युद्धों के बारे में ये तमाम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ से जान लीजिए ब्रिटिश काल का प्रारंभ प्लासी का युद्ध, और ब्रिटिश काल की शक्ति का वास्तविक विस्तार अर्थात वास्तविक रूप से हावी कब हो गए वो भारत में? तो बक्सर के युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, अर्थात 302 नंबर। भारत में अंग्रेजों की सफलता है तो प्रमुख कारण क्या थे? उत्कृष्ट हथियार थे उनके पास, सैन्य अनुशासन था, मेधावी सैन्य नेतृत्व था और वित्तीय सुदृढ़ता थी। ये सभी था, अर्थात 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में किन किन के मध्य हुई? देखिए अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में किन किन के मध्य हुई थी? तो इसके बारे में देखिए 3 बातें आपको हम बताएंगे। पहले जान लीजिए किस किस के मध्य हुई, फिर हम लोग और बातें करते हैं। तो बंगाल का नवाब था अंग्रेज, अवध का नवाब था अंग्रेज, दिल्ली का सुल्तान हुआ अंग्रेज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ए सही, अलीनगर की संधि। अलीनगर वैसे ही बंगाल का एक क्षेत्र है। बंगाल का नवाब तथा अंग्रेजों के मध्य अलीनगर की संधि हुई। तो उसमें बंगाल का नवाब था कौन? मीर कासिम, याद रखिएगा, मीर कासिम, जो कि उम्र से काफ़ी छोटा था, लगभग 17 साल उसकी एज थी। ठीक है, इसके बारे में 3 घटनाओं को हम ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले हुआ ब्लैक होल एपिसोड। ये ब्लैक होल एपिसोड क्या था अभी बताते हैं आपको। ब्लैक होल एपिसोड अर्थात काल कोठरी की घटना। ठीक है, काल कोठरी की घटना कब हुई? या चलिए ब्लैक होल एपिसोड ये हुआ 20 जून 1756 में हुआ। एक याद रखिएगा, अभी बता रहे हैं सबका क्रम है और सब एक दूसरे से लिंक्ड घटनाएं हैं। फिर अलीनगर ट्रीटी, अलीनगर की संधि हुआ। ठीक है, अलीनगर की ट्रीटी, इसको मान लीजिए फरवरी 1757 में हुआ। अगर कालक्रम कभी लगाने को आ जाए तब ये लगाइएगा। फिर प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी ये होता है 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को। देखिए इन तीनों घटनाओं का आपस में समन्वय क्या है ये हम देखेंगे। देखिए जो मीर कासिम था उसके दरबार में कई सारे लोग थे, और मीर कासिम क्योंकि अभी अल्पवयस्क था काफ़ी, देखिए वो नेशनलिस्ट तो बिल्कुल था, लेकिन ये मान लीजिए कि उसको लोग छोटा समझते थे। उसके दरबार में कई सारे ऐसे लोग थे जो उसकी पीठ पीछे षड्यंत्र करने में लगे रहते थे, जिसमें राय दुर्लभ, राज बल्लभ, ठीक है, मीर जाफ़र, इन लोगों को आप प्लासी के युद्ध में इन लोगों ने इसको हरा भी दिया था, इन्हीं लोगों की वजह से हार गया था। तो उसमें से एक था राज बल्लभ, नाम करिए क्या? राज बल्लभ। ठीक है, राज बल्लभ। इसके पुत्र का नाम था कृष्णदास।
इसके पुत्र का नाम था कृष्णदास। अर्थात मीर कासिम का एक दरबारी राजबल्लभ, उसके पुत्र का नाम कृष्णदास। कृष्णदास जो है वो सरकारी खजाना लेकर के, काफ़ी ढेर सारा धन लेकर के भाग गया था, जिसको अंग्रेज़ों ने शरण दे दी थी। ठीक है, जिसको अंग्रेज़ों ने शरण दे दी थी। और इसी की वजह से उनसे मीर कासिम काफ़ी नाराज़ चल रहा था। और एक और बात थी कि जो अंग्रेज़ लोग थे वो बंगाल में मनमानी टैक्स वसूला करते थे। ये भी सिराजुद्दौला के, मैं आपसे मीर कासिम कह रहा था, सॉरी, सिराजुद्दौला होना चाहिए। अगर पीछे जितना भी मैंने मीर कासिम बोला उसको सिराजुद्दौला मान के आप सुन लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सुधार है, ये गलती हो गई, सॉरी। तो सिराजुद्दौला इसी से उनसे नाराज़ हो रहा था। और सिराजुद्दौला ने जो अंग्रेज़ों का शासित था फोर्ट विलियम, कलकत्ता में जगह थी, एक किला था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम को सिराजुद्दौला ने घेर लिया, उसको चारों तरफ से अंग्रेज़ों को मारा, वहाँ पे लड़ाई हो गई और सारे अंग्रेज़ लोग निकल कर भाग गए। एक बंगाल के पास, बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप था फुल्टा द्वीप, अंग्रेज़ लोग जाके वहाँ पे भाग लिए, वहाँ पे शरण लेते हैं। अब वहाँ पे शरण लिए, लेकिन कुछ अंग्रेज़ सैनिक बच गए। उसमें कुछ ऐसे भी सैनिक थे जो भारतीय थे, वे लोग बच जाते हैं। तो 20 जून को पकड़ करके नवाब सिराजुद्दौला के सैनिकों ने उनको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें कोई झरोखा और कोई रोशनदान, कोई वेंटिलेशन नहीं था। वो रात भर लोग बंद रहते हैं। जून में वैसे ही गर्मी का महीना, बंगाल की गर्मी, वो भी समुद्र के किनारे का एकदम उमस वाला तापमान। लोग ऑक्सीजन की कमी से और हवा की कमी से वहाँ रात भर में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ठीक है, और 21 जून को जब सुबह ये कोठरी खोल के देखा गया तो कुछ ही लोग जीवित बचे थे। जो लोग जीवित बचे थे वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये कह दीजिए कि मानसिक विक्षिप्त हो गए थे। तो इस घटना को कहा गया ब्लैक होल एपिसोड। और इस, देखिए, ये तो हो गया ब्लैक होल एपिसोड। अब ब्लैक होल एपिसोड के बारे में जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चलता है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को पता चलता है, उस समय वो कहाँ था, मद्रास में था। तो उसने वहाँ से सेना लेकर के प्रस्थान कर दिया और जून 1757 में, ठीक है, जून 1757 में आता, सॉरी 1757 में यहाँ आकर पहुँचता है। और उसके बाद अलीनगर की संधि होती है फरवरी 1757 में। अलीनगर की संधि के बाद दोनों शांतिपूर्ण विचारों को अंजाम देते हैं। वहाँ पे साइन होता है, ट्रीटी साइन होता है कि दोनों लोग शांतिपूर्ण रहेंगे। कुछ हर्जाना भी देना पड़ा था सिराजुद्दौला को। और इसके बाद अंग्रेज लोग जो होते हैं, कुछ समय के पश्चात ये कहते हैं कि जो सिराजुद्दौला था उसने इस संधि को वायलेट कर दिया, ब्रीच कर दिया, जिसमें ट्रीटी में नियम लगाए गए थे उनको ब्रीच कर दिया। फिर प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया, पहले ब्लैक होल एपिसोड, फिर अलीनगर की संधि, फिर क्या हुआ, प्लासी का युद्ध। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। चलिए देखिए, अलीनगर की जो संधि हुई थी उसकी शर्तें क्या क्या रखी गई थी। मुगल फरमान के अनुसार बंगाल में व्यापार की छूट दे दी जाए अंग्रेज़ों को, जैसा कि मुगल फरमान में जारी था वैसे बंगाल में भी दे दी जाए। तो ये भी हुआ, लिखा गया। कलकत्ता पर अधिकार करने में अंग्रेज़ों को जो फोर्ट विलियम वापस लेने में जो क्षतिपूर्ति हुई थी पैसे की, वो पैसा दिया जाए सिराजुद्दौला के द्वारा, वो दिया गया। कलकत्ता में सिक्के ढालने का, एक टकसाल खोलने का अधिकार दिया जाए। तो ये सभी शर्तों को सिराजुद्दौला द्वारा माना गया अलीनगर की संधि में। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, ऊपर जो मैंने मीर कासिम बोल दिया है उसको सिराजुद्दौला मान के चलिएगा। ठीक है, क्योंकि मीर कासिम तो अभी आगे आता है। 305 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में किसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। देखिए मैंने पहले कहा मीर जाफर ने किया, राय दुर्लभ ने किया, अर्थात ए और बी दोनों ने किया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि कब की गई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब की गई थी। तो इलाहाबाद की संधि जो है वो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई और ये की गई थी 1765 में। अर्थात बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि करी गई वो थी 1764 में, बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद जो संधि करी गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा वो 1765 में इलाहाबाद की संधि कहलाई, इलाहाबाद में किया गया। उस संधि के दो पार्ट थे, पार्ट नंबर 1, ठीक है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। देखिए पार्ट नंबर क्या था, 1 क्या था, देखिए पार्ट नंबर 1 और 2 जानने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक चीज़ आपको और थोड़ा सा बता दूँ कि
जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसमें 3 लोगों की सेनाएं संयुक्त रूप से शामिल थी। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला, और शाह आलम द्वितीय, दिल्ली का सुल्तान या मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय उस समय थे। तो इस समय जो संधि करी रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद में 1765 में, वो 2 लोगों में 2 पार्ट में करी गई। तो इसके बारे में, दोनों के बारे में जान लीजिए। पहला मैंने कहा पार्ट 1, अवध के नवाब के साथ संधि क्या क्या की गई। देखिए, इलाहाबाद एवं जो कोरा वो शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाए, अर्थात दिल्ली के अधीन कर दिया जाए। इलाहाबाद और वहाँ के आसपास का जो कड़ा या कोरा का क्षेत्र था उसको दे दिया जाए। कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाए, ठीक है। जो अवध का नवाब था उसने भी लड़ाई करी थी, इसलिए जो क्षतिपूर्ति हुई युद्ध में, क्षति हुई युद्ध में उसकी पूर्ति के लिए 50 लाख रुपए कंपनी को दिए जाएं, ठीक है। और ज़रूरत के समय जब भी आवश्यकता पड़े तो कंपनी को सैन्य सहायता दें, अवध के नवाब, ठीक है। और कंपनी ने ये कहा, इसके एवज में हम आपको सैनिक सहायता उपलब्ध कराएंगे जब भी आवश्यकता पड़ेगी, आपके क्षेत्रों की, जो आपको क्षेत्र दिलाएं हैं और आपके जो पुराने क्षेत्र हैं उनकी रक्षा हम करेंगे, हम ऐसा वचन देते हैं। हालांकि अंग्रेज कभी कुछ नहीं मानते थे, कहते थे संधि करते थे, तोड़ते थे, फिर लड़ाई करते थे, फिर संधि करते थे, फिर तोड़ते थे, फिर लड़ाई करते थे। उनका तो यही क्रम चल रहा था। ये हो गया अवध के नवाब के साथ संधि। अब दूसरा देखिए, शाह आलम द्वितीय के साथ उन्होंने क्या संधि करी। शाह आलम द्वितीय दिल्ली का सुल्तान, उसके साथ उन्होंने संधि में कहा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण था, जो मुगल बादशाह था अर्थात शाह आलम द्वितीय, वो यहाँ से बन गया पेंशनर। शाह आलम सेकंड, याद रखिएगा, अंग्रेज़ों का या कंपनी का पेंशनर बना दिया गया। उसको इसी शर्त के तहत 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर भेज दिया गया और कहा गया कंपनी अब सारे कार्य देख लेगी, तुम पेंशन भोगी बन जाओ कंपनी के, आराम से बैठो, 26 लाख रुपए हम देंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई और बादशाह को 26 लाख रुपए मिलने लग गए सालाना। यहाँ से एक प्रकार से मान लीजिए कि ये क्या था, द्वैध शासन स्टार्ट हो गया कि शासन प्रशासन तुम देखोगे और यहाँ से टैक्स अब कंपनी वसूलने लग जाएगी, ठीक है। जितने भी टैक्स थे वो कंपनी वसूलना शुरू कर देगी। और इन सब को करने के लिए मुगल शासक ने कंपनी को 53 लाख रुपए देने का वादा किया। जो कंपनी अब टैक्स वसूलेगी, आदि आदि ये सब करेगी, इन सब को सेटअप करने के लिए 53 लाख रुपए नवाब की तरफ से कंपनी को देना बताया गया। संधि के ये नियम थे, ठीक है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका उत्तर पहले ही मिल चुका है, हो गई इलाहाबाद की संधि। 307 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस युद्ध के बाद मुगल बादशाह कंपनी का पेंशन भोगी बन गया? तो श्योर है बक्सर का युद्ध, ये पहले बात हो गई है। कितनी वार्षिक पेंशन? 26 लाख रुपए। ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन कंपनी ने देना शुरू कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किया था 1765 में। बता रहा हूँ वही, अभी मैंने आपको बताया कि देखिए द्वैध शासन पहले होता क्या था। वैसे तो बंगाल में बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी शुरुआत करी थी, जिसमें दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलना, और निजामत, पुलिस एवं न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए, ठीक है। उसने क्या क्या ले लिया? दीवानी और निजामत, ये कंपनी का हो गया। दीवानी प्लस निजामत, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, कहीं लिख भी सकते हैं। दोनों कंपनी के अधीन आ गए। दीवानी मतलब टैक्स वसूलना, निजामत मतलब पुलिस और प्रशासन, पुलिस और न्यायिक कार्य, ये बड़े बड़े जो मेन कार्य थे वो कंपनी ने ले लिए। तथा अब ये कहा गया कि जो वहाँ का शासक है, बंगाल का शासक है, वो प्रशासनिक कार्यों को देखेगा बस, ठीक है, प्रशासनिक कार्यों को देखेगा बस। और कंपनी ने दीवान के रूप में, ठीक है, एक डिप्टी सूबेदार नियुक्त कर दिया जो निजामत कार्यों की देखरेख करता था, ठीक है। इसीलिए कहा गया द्वैध शासन। तो कब शुरू किया है? 1765 में। प्रशासनिक कार्य राजा देखेगा और दीवानी और निजामत का कार्य कंपनी देखेगी, ऐसा कहा गया। चलिए, कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है यहाँ पूछा गया है। तो कौन से सही सुमेलित या कौन कौन सा सही सुमेलित है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि,
पे समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई। बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे सभी सही हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोज की भांति। ठीक है, तो देखिए कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। वैसे आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चलते रहे? 1765 से लेकर के जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे 1799 तक चलते रहे। ठीक है, और 1799 में हो जाती है टीपू की मृत्यु। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टीपू की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई, तो चौथा और अंतिम। प्रथम कब समाप्त हुआ? मद्रास की संधि, द्वितीय मंगलौर की संधि, तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए 310, बेसिन की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? बेसिन की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो बेसिन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात हुई थी। ठीक है, बेसिन की संधि। रिंग फेंस नीति किसने चलाई थी? रिंग फेंस नीति किसने चलाई थी? पहले तो जानते हैं कि रिंग फेंस नीति क्या है। रिंग फेंस नीति वारेन हेस्टिंग्स ने चलाई थी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने चलाई थी रिंग फेंस नीति। इसको घेरा नीति भी कहा गया, घेरा नीति। इसको आप कह सकते हैं कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो सहायक संधि चलाई, सहायक संधि की नीति बाद में चलाई गई थी। वेलेजली सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। वैसे इससे पहले भी डुप्ले वगैरह ने लगाई थी, लेकिन यहाँ वेलेजली माना जाता है। तो वेलेजली की जो सहायक संधि थी उसी का प्राथमिक रूप क्या था? रिंग फेंस की नीति। तो रिंग फेंस की नीति के अंतर्गत होता क्या था? जो राज्य है उसकी सीमाओं की रक्षा, ठीक है, उसकी रिंग फेंस, ये फेंस माने क्या होता है? चार दीवारी। उसकी सीमाओं की रक्षा ये करते थे अंग्रेज करने का वचन देते थे और कहते थे इस नीति के तहत सेनाएं आपकी होंगी, खर्चे आपके होंगे और उसकी रक्षा हम करेंगे। ये कैसे नीति थी आज तक मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसको रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स ने चलाया। जब खर्चे हमारे, राज्य हमारा, सेना हमारी, ठीक है, तो ये किस लिए संधि करते थे? आई डोंट नो। 312 नंबर क्वेश्चन, निम्न राज्यों को सहायक संधि अपनाने के क्रम में लगाइए। मैसूर, अवध, हैदराबाद, फिर पेशवा। ठीक है, मैसूर, अवध, हैदराबाद, पेशवा। सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि मैसूर ने सहायक संधि कब अपनाई थी। तो मैसूर ने 1799 में अपनाया था, 1799 1799 में। अवध ने कब अपनाया? 1801 में, 1801 में अपनाया था। हैदराबाद द्वारा कब अपनाया गया? 1798 में, 1798 में सबसे पहला ही निकल रहा है। और पेशवा ने अपना लिया था 1801 में, ये भी 1801 में, ये दिसंबर में और ये नवंबर में। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्रम लगा सकते हैं। सबसे पहले हैदराबाद, 3 नंबर कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएगा। और 3 के बाद आएगा, सॉरी हाँ 2 आएगा, इस पर पहले 2 आएगा। अपनाने के क्रम में लगाइए, हैदराबाद सबसे पहले 3 नंबर, और उसके बाद आएगा 1798 को 1799, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 4, 3 1 2 4 ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सब वैसे भी क्वेश्चन पूछा था सबसे पहले किस राज्य ने सहायक संधि अपनाई थी। सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद राज्य द्वारा अपनाई गई थी, हैदराबाद के निजाम द्वारा। हड़प नीति के अंतर्गत झांसी को कब कंपनी साम्राज्य में मिलाया गया? तो झांसी को 1848, 50, चलिए 50 2 बार लिखा, वो सही भी नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 1853 में झांसी को हड़प लिया गया था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, अब यहाँ से कुछ देख लीजिए। सतारा मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। सतारा 1848, ठीक है, सतारा 1848 में हड़प नीति के तहत शिकार हुआ। जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, अर्थात जैतपुर और संभलपुर 1849 में। ठीक है, फिर बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, सबसे अंत में नागपुर 1854 में। ठीक है, इस तरह से तो झांसी की बात पूछी जाए तो 1853 में। अंग्रेजों ने सगौली की संधि किसके साथ की थी? सगौली की संधि अंग्रेज ने किसके साथ की थी? सगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में, 1816 में सगौली की संधि की और नेपाल के साथ की थी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बर्मा के साथ कौन सी संधि की थी? यानडूब की। इसी से 10 साल बाद 1826 में बर्मा युद्ध के बाद हुआ था यानडोबी। हर जगह लड़ाई करते थे, मारते थे, मार खाते थे, उसके बाद संधि करते थे, फिर संधि तोड़ते थे, फिर लड़ाई करते थे।
और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे। तो यही इनका काम रह गया था। अंग्रेजों ने सगौली की संधि नेपाल के साथ की। यंग हस्बैंड अभियान अंग्रेजों के साथ किसके युद्ध से संबंधित है? तो ये तिब्बत के युद्ध से संबंधित है। तिब्बत के युद्ध से संबंधित है। यंग हस्बैंड अभियान कहा गया तिब्बत। यहाँ का एक कर्नल था, उसका नाम था यंग हस्बैंड, ठीक है। उसी के नेतृत्व में एक दल गया था चीनी शासकों से बात करने, हालांकि उन लोगों ने बात करने से मना कर दिया। इस अभियान को यंग हस्बैंड अभियान कहा गया। 316 किसने कहा? हमने भारत का अंधाधुंध अधिग्रहण किया, अंग्रेजों द्वारा बेहद अनजाने में तथा संयोगवश की गई भारत विजय में कुछ भी महान नहीं था, ठीक है। ये जॉन सीले के द्वारा कहा गया कथन है। 316 का उत्तर है ये जॉन सीले ने कहा। एक आध क्वेश्चन छूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं सही तो है। चलिए 317 नंबर क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ये हैं कुछ नदियाँ जिनमें सबके बाद में गंगा लगा हुआ है और ये उनके उद्गम स्थल हैं। यहाँ से भूगोल शुरू हो रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। रामगंगा दूधा टोली पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकलती है। पेन गंगा अजंता श्रेणी महाराष्ट्र से निकलती है। वेन गंगा सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है। धौली गंगा नीति दर्रा चमोली उत्तराखंड से निकलती थी। ये सभी सही हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी सुमेलित हैं, ठीक है। रामगंगा दूधा टोली, पेन गंगा अजंता श्रेणी, वेन गंगा सतपुड़ा श्रेणी और धौली गंगा नीति दर्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नदियों का पूर्व से पश्चिम तक क्रम लगाइए। पूर्व से पश्चिम तक क्रम लगाइए। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। देखिए ऐसे गंगा चली गई है, इधर है उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा गंडक, ठीक है। और उसके बाद बीच में आएगी घाघरा, फिर इधर आएगी गोमती, फिर इधर आएगी रामगंगा। तो जैसे लगा हुआ है ऐसे ही है। रामगंगा सबसे पश्चिम, फिर गोमती उससे पूरब, घाघरा उससे पूरब, गंडक सबसे पूरब। तो पूरब से पश्चिम लगाने का है, इसलिए उल्टा हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अवध का मैदान किन नदियों का दोआब है, अर्थात किन दो नदियों के बीच की भूमि को अवध का मैदान कहा जाता है? बहुत ही आसान है, गंगा यमुना, रामगंगा, गोमती, गोमती घाघरा या घाघरा गंडक। तो चलिए देख लेते हैं गोमती और घाघरा, ठीक। गोमती लखनऊ के पास है और घाघरा इधर अयोध्या साइड में है और इधर गोंडा से होकर बहती है। इसके बीच का जो मैदान वो अवध का मैदान कहा जाता है, ठीक है। और वैसे गंगा यमुना के बीच के मैदान को गंगा यमुना का मैदान ही कहते हैं। रामगंगा गोमती का जो मैदान इसको रोहेलखंड का मैदान कहते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। रामगंगा गोमती के मध्य भाग रोहेलखंड का मैदान है और घाघरा और गंडक के मध्य का जो स्थान है, जो मैदान है, उसे बोलेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, पूर्वी यूपी का मैदान। तो ये याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कुंचिकल प्रपात कहाँ अवस्थित है? आप सभी जानते हैं कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर्टिकुलरली ये पूछा गया कर्नाटक के किस जिले में अवस्थित है? क्या सागर में, क्या चिकमंगलुरु में, शिमोगा में या फिर उत्तरी कन्नड़? सबके सामने कर्नाटक लगा हुआ, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शिमोगा कर्नाटक में, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार आया है। सबसे ऊंचा झरना कहाँ है, कौन सा है, ये सब कुंचिकल बहुत बार परीक्षाओं में आता हुआ प्रश्न है आपके। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ये कुछ झीलें हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, तो देख लेते हैं। उकाई गुजरात में है, बिल्कुल। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, कुलेरू आंध्र प्रदेश, बेम्बानद क्या उड़ीसा में है? जी नहीं, उड़ीसा में तो नहीं। चलिए कमेंट में लिखिएगा बेम्बानी झील कहाँ पर है। 322 नंबर, कनाडा बांध किस नदी पर बना है? आप कहेंगे कनाडा बांध नदी सारी इंडियन है, महानदी, हुगली, दामोदर नदी या फिर चंबल नदी? तो जो कनाडा बांध है इसका एक और नाम, जैसे जैसलमेर आप लिखते हैं वैसे भैंसलमेर लिखिए, पहले भैंस लिखिए, भैंस, फिर भैंसलमेर, इसको भैंसलमेर बांध भी कहते हैं। कनाडा बांध को क्या कहते हैं? भैंसलमेर बांध भी कहा जाता है। ये दुमका जनपद पश्चिम बंगाल में स्थित है, हुगली नदी पर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मानसून विच्छेद दिनों तक कम से कम वर्षा ना होना है, अर्थात कम से कम कितने दिनों तक वर्षा ना हो, तो आप कहेंगे मानसून का विच्छेद हो गया है, तो 7 दिनों तक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। 324 नंबर क्वेश्चन, अल नीनो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एम.टी. ईन, गिलबर्ट वाकर, एडमंड हैली और फ्लोन? ऑप्शन बी आपका सही है, अल नीनो सिद्धांत दिया गया गिलबर्ट वाकर के द्वारा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र कहाँ अवस्थित है भारत में? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई या चेन्नई?
तो ऑप्शन डी आपका सही है, चेन्नई में उपलब्ध है, उपस्थित है या अवस्थित है उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र। चलिए, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 फरवरी, 23 मार्च, 23 अप्रैल, 23 मई। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए आज 23 अप्रैल है, तो जो है वो 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। क्योंकि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तारीख है 23 अप्रैल, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 22 को क्या था? पृथ्वी दिवस। चलिए आप लिखिएगा 22 अप्रैल जो कल मनाया गया आपकी बार 2020, 22 अप्रैल 2020 पृथ्वी दिवस, इसकी थीम क्या रखी गई थी? ठीक है, इसकी थीम क्या रखी गई तो कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिएगा। 327 नंबर क्वेश्चन, भारत में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? सबसे अधिक दूसरी पाई जाने वाली मिट्टी कौन? सबसे अधिक तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर उसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है, फिर लाल या पीली, और फिर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। क्रम यही सही है, जलोढ़, फिर काली मिट्टी, फिर लाल या पीली, और फिर मरुस्थलीय। किस वनस्पति का पश्चिमी हिमालय पर अभाव है जो पूर्वी हिमालय पर पाई जाती है? देखिए, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय पर पाई जाने वाली वनस्पतियों में दोनों में कॉमन है सिल्वर, जूनिपर और चीड़। लाइकेन जो है वो सिर्फ पूर्वी हिमालय पर पाई जाती है और पश्चिमी हिमालय पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसका कारण है जो पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी हिमालय, तो पूर्वी हिमालय पर हिम रेखा काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, पश्चिमी हिमालय पर नीचे और ही नीचे उपलब्ध है। इसका कारण क्या डिटेल में हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे हिम रेखा क्यों ऊपर नीचे पाई जाती है। पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर, 2 दिसंबर, 5 मई और नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। 4 अक्टूबर को पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। गांधी जी से रिलेट करके याद कर लीजिए, गांधी जी गाँवों की उन्नति के लिए काफ़ी विश्वास करते थे, काफ़ी कोशिश करते थे, काफ़ी इसकी वकालत करते थे। और 2 अक्टूबर, उसके बाद फिर 4 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए थे, फिर 4 अक्टूबर पशु कल्याण दिवस, क्योंकि पशु गाँव में पाए जाते हैं। अश्वमेल की पहचान करना है आपको। बाल को सोवियत रूस की सहायता से, ठीक है, नाल को इटली की सहायता से स्थापित किया गया, हिंडाल को अमेरिका की सहायता से और इंडाल को कनाडा की सहायता से। तो इसमें ACD सुमेलित है। नाल को इटली नहीं, नाल को फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया कारखाना था। ये सभी एल्युमिनियम फैक्ट्रीज हैं भारत में। ठीक है, अब इसमें से बताइएगा कमेंट में, अगर आप लिख सकें तो लिखिएगा इसमें से यूपी में कौन सी स्थित है? बाल को, नाल को, हिंडाल को या फिर इंडाल को। ठीक है, तो आपके ये पूरे हुए 330 तक 30 क्वेश्चंस। आई होप आपने काफ़ी कुछ समझा होगा, जाना होगा यहाँ पर। और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट में जाके कमेंट करिए, और आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और पास में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे टाइम पर मिलते रहें। और पसंद ना आई हो तो प्लीज़ डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके लिखें ताकि हम आपके उम्मीदों के अनुसार इसमें सुधार कर सकें। और अगर इसी तरह की और बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं और अच्छी अच्छी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप पॉलिटी की सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है, साइंस की सीरीज रजनीश सर द्वारा चलाई जा रही है, साइंस के डिटेल और ऑप्शनल क्वेश्चंस भी चलाए जा रहे हैं वहाँ पर। तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहाँ पे देखें। और अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।